Hello students, this is Megha and welcome to Punk Academy. So today's video is going to be about chapter number 1 of microeconomics for class 11th. तो इस चैप्टर का ये वीडियो में हम पार्ट ए कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम पार्ट बी भी इस चैप्टर का लेके आएंगे. सो द फैक्ट कि हम इसको पार्ट ए एंड पार्ट बी में लेके आ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आपको लेंथी ना लगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So our chapter number 1 is economics and economy. So this chapter is basically about the very basic terms of microeconomics. So let's get started. First thing is कि what is economics. अब हम यहाँ से अपनी main economics study करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत important है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो सिंपल अगर हम एक लैंग्वेज में बोलें तो जहां कहीं भी मनी रिलेटेड टर्म्स यूज होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. सो इकोनॉमिक्स रिवॉल्व अराउंड मनी. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, एंड मोर theoretically we can say that economics is the study of optimum utilization of scarce resources in a manner that individual satisfaction is maximized at the micro level and the social gain is maximized at the macro level. तो यहाँ पे दो टर्म्स आए, एक scarce resources and the other one is optimum utilization. तो optimum utilization का मतलब होता है maximum और scarce का मतलब होता है कमी. तो जो हमारे रिसोर्सेस कम है इकोनॉमी में, ऑब्वियसली हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं. ऑल आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज वी आर हैविंग आर वेरी लिमिटेड. तो उसके कंपैरिजन में क्या आता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की कमी आती है इन कंपैरिजन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स. इसलिए इकोनॉमिक्स स्टडी है उन कैसे हम उन स्केयर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, और यहाँ पे दो टर्म्स और आए हैं, एक माइक्रो लेवल और दूसरा है मैक्रो लेवल. तो माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, और मैक्रो लेवल पे हम बात करते हैं सोशल गेन की, मतलब कि जीडीपी की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट जीडीपी, वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज. ये हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे. तो जब हम एज अ होल बात करते हैं, हम बात करते हैं मैक्रो लेवल पे. ठीक है, तो हमारा एम होता है, इकोनॉमी का एम होता है कि वो माइक्रो लेवल पे हर एक इंडिविजुअल की वांट्स को सेटिस्फाई करे, और मैक्रो लेवल पे उसका गोल होता है कि वो सोशल गेन और जीडीपी को इंक्रीज करे. ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्यों, क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स की, व्हाई इकोनॉमिक्स इज नीडेड. सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो जान लेते हैं. तो क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं. ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड and in compared to that our wants are unlimited. So this led to the problem of economy, or this led to the rise of economic problem. तो इसके लिए हमें ज़रूरत है इकोनॉमी की, एक ऐसे सिस्टम की जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक ऐसे सिस्टम की जो हमें बताए कि हम कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए. ठीक है, तो क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, because our wants are unlimited, and second thing that our resources are limited. These economic problem has given to the birth of economics. In economics, we basically talk about economic problems, their solutions, and how we can optimally utilize our resources to fulfill our wants. Okay? Now, what is economy? अब economics है, तो economics है economy का पार्ट. क्योंकि हम एक economy में रह रहे हैं तो हम economic subject को पढ़ रहे हैं. अब economy क्या होता है? Economy एक system है by which people of an area earn their living. Economy is a system by which people of an area earn their living. तो इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जहां से
हर एक इंसान अपनी लिविंग अर्न करता है। अब हर एक इंसान सोसाइटी का पार्ट है और हमें सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं हमारे पेरेंट वर्क पे जाते हैं तो वो भी एक इकोनॉमी का पार्ट है, और फिर हम भी किसी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए, या फिर सर्वाइवल के लिए हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है जिससे हमारी इनकम आती है। तो वो होती है इकोनॉमी, वो सिस्टम जिससे हर एक इंसान अपनी बेसिक अर्निंग्स अर्न करता है, अपनी बेसिक लिविंग अर्न करता है, ठीक है, वो होती है अपनी इकोनॉमी। अब हमारी अनलिमिटेड वांट्स और स्केयर रिसोर्सेज जन्म देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। Scarcity of resources and the fact that resources have alternative uses have led to the emergence of economic problem. अब यहाँ पे है alternative uses, ठीक है, हाँ resources limited तो हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है कि resources के alternative uses हैं। Alternative uses means more than one use. Alternative means more than one use, तो हर एक resources है। For example, you are having a land. लैंड क्या है? आपका रिसोर्स है। आपके पास एक लैंड है। अब ये लैंड आपने सोचा कि आप इस पे वीट सो करेंगे या फिर आप इस पे राइस या पल्सेस, तो अब यहाँ पे आपके पास है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि आपको समझ नहीं आ रहा है। अब ये आपके पास एक लिमिटेड लैंड है, एक लैंड है, इसको आप किस चीज में यूज कर सकते हैं, या वीट में या फिर राइस सो करने में या पल्सेस, या आप इसको गार्डन एज अ गार्डन यूज कर सकते हैं। तो यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। या फिर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। एवरी रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल you have 100 rupees in your pocket. These 100 rupees you can spend on a book, on a pen, on a notebook or on anything you want. तो आप इस 100 rupees को भी बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। इसके भी उतने ही अल्टरनेटिव यूजेस हैं जितने इस लैंड के हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि हमारे रिसोर्सेज ना सिर्फ लिमिटेड हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रैशनल मींस प्रॉपर, या तो हम इसको बोल सकते हैं रैशनल बिहेवियर मींस बैलेंस्ड बिहेवियर। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है कि आप किसी भी लिमिटेड रिसोर्स का कैसे रैशनल मैनेजमेंट करते हैं या फिर बैलेंस्ड मैनेजमेंट करते हैं कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर स्केर्स, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। So economic deal with the rational management of limited resources and optimum utilization of resources. तो इकोनॉमिक्स का काम ही है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल मैनेजमेंट करे, उनका प्रॉपर बैलेंस्ड मैनेजमेंट करे और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मींस उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अगर वो लैंड वीट सो करने के काम में आ सकता है या राइस सो करने के काम आ सकता है तो उस लैंड का ऐसे यूज करें कि उस लैंड का 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रो लेवल पे क्या होता है। अब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, और तो हम अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज करते हैं माइक्रो लेवल पे और कैसे यूज करते हैं मैक्रो लेवल पे। तो माइक्रो लेवल पे हम अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूज करें कि जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे एक स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो एक जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूज करे कि वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, और मैक्रो लेवल पे एक कंट्री अपने रिसोर्सेज का ऐसे यूज करे कि वो अपने जीडीपी मैक्सिमाइज कर सके। तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके और मैक्रो लेवल पे हमारा जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके। यही काम है माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल पे।
अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं बेसिक टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, हम सबको पता है माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स जहां हम एक स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल बायर, an individual producer, an individual seller, an individual firm। तो ये सारी एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। यहाँ हम किसी होल की या किसी टीम की या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स एट स्मॉल लेवल, एट स्मॉल यूनिट, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। For example, individual consumer, individual producer, farm, industry, and individual market. These all comes under microeconomics. Now let's study the components of microeconomics. So the first component is theory of consumer behavior. अब microeconomics में हम एक consumer की बात करते हैं क्योंकि वो एक small unit होता है, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज कंज्यूमर। और अगर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे डिमांड की बात ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। हम कंज्यूमर हैं, हम डिमांड करते हैं, हमें ये टेक्नोलॉजी की नीड है या हमें इस चिप्स के इस फ्लेवर की नीड है, तो ये सारी हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है, कंज्यूमर। सो कंज्यूमर मेक्स डिमांड, तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या फिर थ्योरी ऑफ डिमांड, ओके। सो इट एनालाइजेस हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट्स हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो दैट ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। सो इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ डिमांड वी स्टडी हाउ अ कंज्यूमर यूजेस हिज इनकम टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर हैविंग अ इनकम ऑफ 10,000, now he will rationally decide that वो अपनी इनकम कैसे यूज करे कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। उसके 10,000 की इनकम में उसके 100 नीड्स होंगे, he want to buy a car, he want to buy a house, or for example he want to buy a lot of things, but he'll decide rationally कि वो अपने इनकम को कैसे स्पेंड करे to maximize his satisfaction. Now price and demand is the crux of the theory of demand. We have a price and income, we are making demand, then this is the main crux of theory of demand, okay. Now we have the theory of producer behavior or the theory of supply. Who is the producer? Now let's study the theory of producer behavior or the theory of supply. If we are having consumer in a market, we automatically going to have a producer who is going to fulfill the consumer demand. So what he'll do, he'll supply. तो जैसे कि एक प्रोड्यूसर, जैसे एक कंज्यूमर डिमांड करता है, वैसे एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और द थ्योरी ऑफ सप्लाई, बिकॉज प्रोड्यूसर का काम ही होता है गुड्स को सप्लाई करना। It analyzes how a producer decide what to produce and how much, that the producer focuses on the maximization of profit. Now a consumer uses his income rationally to maximize his satisfaction. तो एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करे, हाउ मच टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। Because obviously a producer exists for the maximization of profit in the market, so he will focus on the maximization of his profit, और वो अपने resources को ऐसे यूज करेगा कि वो अपना profit maximize कर सके। So price supply relationship is the crux of theory of supply. वहां पे price and demand था, यहाँ पे price and supply है। Now we have theory of price. Theory of price क्या होता है? थ्योरी ऑफ प्राइस मतलब प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होगा। अब हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, वी आर हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन आवर कंट्री, जहां पे कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी प्राइस फिक्स नहीं करता है।
और ऑब्वियसली कुछ एसेंशियल गुड्स की प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करता है और उसमें प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट भी देखता है। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो मेजरली जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ प्राइस फिक्स करने की गुड्स एंड सर्विसेज की, वो फैक्टर्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, D&S factors, demand and supply factors. So theory of price is related to demand and supply factors. इन फैक्टर्स के वजह से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स्ड होती है मार्केट में। It study how prices of goods are determined in the market through the interaction of supply demand forces. Interaction of supply demand forces ये important term है theory of price में। तो जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस होते हैं वही हमारे मार्केट में प्राइसेस फिक्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये जो प्राइस में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स। अगला है ऑफ दीज द थ्योरी ऑफ प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इकोनॉमिस्ट। इन सब में हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस, ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या इकोनॉमिस्ट जिस चीज से माइक्रो इकोनॉमिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो है थ्योरी ऑफ प्राइस। सो थ्योरी ऑफ प्राइस इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो थ्योरी ऑफ प्राइस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, now what is macroeconomics? So macro means large, we know, as we know कि macro मतलब large। तो वो इकोनॉमिक्स जहां हम किसी यूनिट की, तो वो यूनिट जहां हम बात करते हैं एज अ होल। नाउ व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? हमें सबको पता है कि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। अब जहां पे हम बात करते हैं ज्यादा लोगों की, where we talk about country as a whole, where we are talking about unemployment। अब unemployment किसी एक या दो इंसान की प्रॉब्लम तो है नहीं, ये एक कंट्री की प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ होल। या फिर प्रॉब्लम ऑफ इनकम, तो ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कंट्री का इशू है। तो ये इकोनॉमिक्स होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जहां पे हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ग्रेटर लेवल पे, यहाँ या फिर हम जहां पे बात करते हैं सॉल्यूशंस की ग्रेटर लेवल पे, वहां हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल व्हेन वी आर टॉकिंग एट अ ग्रेटर लेवल, नॉट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। सो मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। ओके, सो अब जो बेसिक इश्यूज होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो होता है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मीन्स बैलेंस इन द इकोनॉमी। किस चीज में बैलेंस देखते हैं हम, हमारे यहाँ दो फैक्टर्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एडी एंड एएस। इसको आपको अभी डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ आप इतना याद रखिए, एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड एंड एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो जहां पे हम टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात करते हैं वहां पे हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की डिमांड तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न होता है, लेकिन जहां पे हम 10 लोगों की डिमांड की बात कर रहे हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न है। तो जो बेसिक इशू है मैक्रो इकोनॉमिक का वो है इक्विलिब्रियम, कि कैसे जो हमारी एडी है, टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई है, उसमें बैलेंस बना रहे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई में बैलेंस। एंड हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है उसके जो जनरल इश्यूज होते हैं वो होते हैं डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, कैसे महंगाई बढ़ रही है, गिरावट, तो ये सारे इश्यूज होते हैं मैक्रो लेवल पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। So first is theory related to equilibrium in the economy, means when AS is equals to AD, इसको हम बोलते हैं theory of income and employment. Theory of equilibrium is also known as theory of income and employment. Here we study about the income and employment issues in our economy. Now another we have is theory of disequilibrium. अब हमारी इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम है तो डिसइक्विलिब्रियम भी होगा किसी पॉइंट पे, जहां पे या तो AD जो है वो AS से बड़ा होगा या फिर AD AS से छोटा होगा। ऑब्वियसली अगर
इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, अगर इक्वल वाली सिचुएशन नहीं बन रही है, तो या तो एडी ज्यादा होगा एएस से या तो एडी कम होगा एएस से, तो इसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो इस थ्योरी में के दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, या फिर एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस। ओके, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, तो अब हमें उसके सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी कि कैसे हम उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करें। देन हियर वी टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये आपके क्लास 12 के चैप्टर्स हैं, यहाँ पे आपको इन सब के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेजर्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक अपनी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, एएस व्हेन एडी इज नॉट इक्वल टू एएस वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये सब क्लास 12 की चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी लास्ट थ्योरी है वो डील करता है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी में जो डिसइक्विलिब्रियम है, जो डिसबैलेंस है बिटवीन एडी एंड एएस, उसको करेक्ट करें। तो आखिरी जो टॉपिक है इस पार्ट ए का वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा आता है, हर बार रिपीट होता है और ये तो पक्का आएगा। तो हम सिर्फ छोटे छोटे डिफरेंसेस देख लेते हैं मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले है कि माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है एज अ कंट्री एज अ होल और प्रॉब्लम्स एट ग्रेटर लेवल। वहाँ पे हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका कंसर्न होता है कि मार्केट में प्राइस क्या रहे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली कंसर्न होता है कि टोटल आउटपुट क्या जाए मार्केट में, जनरल प्राइस लेवल क्या हो, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो, इनकम रेट क्या हो। इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसका कंसर्न ही होता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें एक इंडिविजुअल इनकम की, तो आप जीडीपी रेट की बात नहीं करोगे, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉजिकल है वो जरूरी नहीं है मैक्रो में भी लॉजिकल हो। ठीक है, तो जब हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, और जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग इज अ गुड थिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल। अच्छी बात है कि अगर आप सेव करते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेविंग ऐसे ही हम बात करें कि सब इकोनॉमी में सिर्फ सेविंग ही करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी फंक्शन कैसे करेगी? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, अगर कोई एक्सपेंस नहीं रहेगा, कोई खर्च नहीं रहेगा, तो वो इनकम कैसे जनरेट होगी? इनकम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, और हमारा जीडीपी फिर फंक्शन कैसे करेगा? और वही चीज़ अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो अच्छा है, सेविंग इज अ गुड थिंग एट एन इंडिविजुअल लेवल। तो इसीलिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सिंपल सॉर्टेड यही है कि स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, एंड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस सम अप आर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ईजी से मैंने 3 पॉइंट्स में इसको सम अप किया कि आपको भी कुछ लेंदी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारे चैप्टर 1 का पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट बी भी आएगा, तो आप उसका वेट करें, और सिर्फ अब इस चैप्टर के 2 से 3 टॉपिक्स ही बचे हैं, वो हम उस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये हेल्पफुल लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर ओपिनियन. Till then, take care. See you in the next video. Bye, students.